कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व की लड़ाई को आज समझेंगे। ऋषुश्री के भ्रष्टाचार के नेटवर्क को समझिए। होटल में अग्निकांड से मौत का जिम्मेदार कौन, और साथ ही साथ समझिए बिहार पुलिस की दबंगई को। सबसे पहले बात करेंगे पटना की, जहां पर खान सर के कोचिंग पर हमले के बाद कई सवाल इस वक्त उठ खड़े हुए। क्या इस हमले के पीछे की वजह कोचिंग संस्थानों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई है? क्या कोचिंग संस्थानों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है? क्या बिहार में कोचिंग संस्थान बेलगाम है? शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान भी इसी तरफ कुछ इशारा कर रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे बगल की कोचिंग। कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। खान सर का जीएस ग्लोबल स्टडीज कोचिंग, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। खान सर और उनकी कोचिंग का डंका हर कहीं बजता है। स्टूडेंट खान सर के दीवाने हैं, लेकिन खान सर के इसी कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और हमले की तस्वीरों ने सबको डरा दिया। इस घटना ने सबको चौंका दिया, लेकिन अब इस हमले और तोड़फोड़ की परतें खुलती जा रही हैं। क्या इस हमले के पीछे तो कोचिंग संस्थान के वर्चस्व की लड़ाई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पुलिस ने इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कोचिंग संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है, और ऐसे में इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार जल्द ही कोचिंग संस्थानों के लिए नई नीति और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने जा रही है। देखिए, ये दुखद है, और जिस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है आपस में और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। जैसे कोई रिजल्ट आता है तो मैं देखता हूं कि होड़ मच जाती है कि हमारा स्टूडेंट है, हमारा स्टूडेंट है। इनके लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे कि कोचिंग को क्या करना और क्या नहीं करना। कोचिंग संस्थान को, मुझे ये पता है कि कई शिक्षक हैं जो स्कूल में समय देते नहीं है और आके कोचिंग चला रहे हैं। सब इन सबको इस दायरे में लाएंगे। पटना के मछुआ टोली में खान सर के कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के साथ उनके 2 सहयोगी अभिषेक और गौरव शामिल हैं। खान सर के मैनेजर के लिखित आवेदन पर ये एक्शन लिया गया, लेकिन ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। रोशन आनंद का कहना है कि ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमारे और रिजल्ट को लेकर के ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की कौन साजिश कर रहा है? कोई भी गोली नहीं चला है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है गोली चला। खान सर के कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और हमले के बाद कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं। पटना का कदम कुआं इलाका बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। इनमें खान ग्लोबल स्टडीज, ज्ञान बिंदु कोचिंग प्रमुख नाम है। तो क्या ये पूरी घटना के पीछे कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कोचिंग संस्थानों में वर्चस्व की लड़ाई क्या चल रही है, और इसीलिए इस वर्चस्व की लड़ाई को समझिए। पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थान हैं। पहला खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान। खान ग्लोबल स्टडी की बात करें तो खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान, तो खान ग्लोबल स्टडी खान सर चलाते हैं और ज्ञान बिंदु कोचिंग रोशन आनंद चलाते हैं। दोनों के बीच में क्या प्रतिस्पर्धा है, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं। खान सर और रोशन आनंद में पुरानी प्रतिस्पर्धा है, ये आज की नहीं है। दोनों ज्यादा स्टूडेंट की सफलता का दावा करते हैं। 27 मई को बिहार पुलिस सिपाही बहाली का नतीजा आया। 31 मई को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
खान सर और रोशन आनंद दोनों की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। दोनों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने स्टूडेंट्स की सफलता को यहां पर दिखाया भी। दोनों संस्थानों के बीच छात्रों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा है। खान सर का ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर पर आरोप है। खान सर हमले की साजिश करने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद भी आरोप लगाते हैं। ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का आरोप लगाया जाता है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी इसी तरफ कुछ इशारा किया। शिक्षा मंत्री ने कोचिंग संस्थानों में संचालकों में आपसी प्रतिस्पर्धा बताई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। सवाल यही से कि क्या घटना के पीछे कोचिंग में वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है। अब बात करेंगे टेंडर माफिया ऋषु श्री की। ऋषु श्री के भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं और सिस्टम में उसने किस तरीके से सेंधमारी कर रखी है, इसकी परतें लगातार खुल रही हैं। अब एसबीयू की टीम सहरसा नगर निगम में छापेमारी कर रही है, जहां ऋषु श्री की 4 कंपनियां जांच के दायरे में हैं। ये वही चेहरा है जो दलाली और घुसखोरी का मास्टरमाइंड है। ऋषु श्री के भ्रष्टाचार का नेटवर्क कितना गहरा है, कितने अधिकारी और इंजीनियर उसके नेटवर्क में शामिल हैं, जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना बड़ा टास्क है। जांच एजेंसियां अब हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। हर दिन नए खुलासे इस मामले को और गंभीर बना रहे हैं। टेंडर माफिया ऋषु श्री से जुड़े मामले की जांच एसवीयू ने अब तेज कर दी है। एसवीयू की टीम ने सहरसा नगर निगम कार्यालय में जाकर ऋषु श्री की कंपनी के दस्तावेजों की जांच की। एसवीयू की टीम ने सहरसा नगर निगम में 2023-24 के टेंडर दस्तावेजों की जांच की है। टीम ने हाई मास्ट लाइट और डस्टबिन खरीद की पड़ताल की। एसवीयू के सूत्रों के अनुसार पेंथर यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को 14 करोड़ 21 लाख की हाई मास्ट लाइट की सप्लाई का काम मिला था। नगर निगम ने 125 हाई मास्ट लाइट, 200 ट्राईसाइकिल, 330 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर सहित अन्य सामानों की खरीद की थी। अब 14.21 करोड़ के हाई मास्ट टेंडर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऋषु श्री से जुड़ी 4 कंपनियां जांच के दायरे में हैं। एसवीयू की टीम कैश बुक और भुगतान अभिलेख साथ लेकर गई है। लाइट जो है 20 ट्राईसाइकिल, 330 लीटर क्षमता वाले डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर सहित अन्य सामानों की खरीदारी की गई थी। और एसबीयू की टीम ने नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा से संबंधित टेंडर दस्तावेज, कैशबुक और भुगतान से जुड़े अभिलेख जो है वो अपने साथ लेकर कार्यालय पटना पहुंची और उसकी जांच जो है वो टीम कर रही है। और बताते चलें कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऋषु श्री से जुड़ी हुई दूसरी जो तमाम जो दस्तावेज हैं उसको भी एसबीयू की टीम जो है वो खंगाल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऋषु श्री के और कितने राज हैं जिसे पर्दाफाश करने में एसबीयू जुटी हुई है। एसबीयू की जांच में इन सारी चीजों का खुलासे के बाद सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में इस चर्चित टेंडर घोटाले में और किन किन नामों का खुलासा होता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और ऐसे में ऋषु श्री के इसी भ्रष्टाचार के नेटवर्क को समझना जरूरी है। ऋषु श्री के भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को जरा समझिए। सहरसा नगर निगम में भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। सहरसा नगर निगम में टेंडर दस्तावेज की जांच इस वक्त चल रही है। हाई मास्ट लाइट और डस्टबिन खरीद में झोल साफ नजर आता है। पेंथर यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को सप्लाई का काम दिया गया। 14 करोड़ 21 लाख की हाई मास्ट लाइट की सप्लाई की गई। 200 ट्राईसाइकिल, डस्टबिन और वेस्ट कंटेनर की खरीद भी इसमें है। 14.21 करोड़ के हाई मास्ट टेंडर पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। ऋषु श्री से जुड़ी 4 कंपनियां इस वक्त जांच के घेरे में हैं, इसी दायरे में आ रही हैं। टेंडर माफिया ऋषु श्री पर आरोप क्या है जरा वो भी समझिए। सरकारी टेंडर में हेरफेर कर अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाया क्या? ऋषु श्री अपनी कंपनी के नाम पर टेंडर मैनेज कर रहा था। कई विभागों के टेंडर को कमीशन के बल पर इस शख्स की तरफ से मैनेज किया जा रहा था।
छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी को कमीशन देकर ये सेट किए हुए था। सिस्टम में नीचे से लेकर ऊपर तक उसने सेंधमारी कर रखी थी। ऋषु श्री के भ्रष्टाचार का कनेक्शन कहां तक है, ये जांच जारी है। ऋषु श्री के भ्रष्टाचार का नेटवर्क लंबा है, फैला हुआ है। कितने अधिकारी और इंजीनियर इस नेटवर्क में शामिल हैं, ये भी जांच में शामिल है। जांच एजेंसियों के लिए ये पता लगाना इस वक्त एक बड़ा टास्क है। चलिए बात करते हैं उस दुखद खबर की जिसने सभी को झकझोर दिया। बात दिल्ली में हुए अग्निकांड की जिसने सभी को दहला कर रख दिया। दिल्ली के एक होटल में लगी आग से 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर विदेशी थे। हादसे में 26 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे ने हालांकि कई सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन दिल्ली के दिल मालवीय नगर की यही खौफनाक हकीकत है। आज सुबह जब पूरी दिल्ली सो रही थी, तब इस इमारत में मौत का तांडव शुरू हो चुका था। शुरुआती जांच के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से फ्लोरस स्टे होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग भड़की। धुएं का गुबार इतनी तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ भागा कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दम घुटने लगा तो लोग खिड़कियों पर आकर मदद की भीख मांगने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कई लोग तीसरी और चौथी मंजिल से सीधे नीचे कूद गए। वहां से हमारे सामने जो एक लेडी जो देखने में मद्रास साइड की लगी, वो 3rd फ्लोर से जो डायरेक्ट नीचे कूदी। उसके बाद 3 लोग और कूदे। जो इसका जो बेसमेंट का रास्ता है, उसका जो शटर है वो लॉक था। उसको जो फायर ब्रिगेड वालों ने जो तोड़कर काटकर जो निकाला, वहां से लगभग 5-6 लोग जो निकल कर आए, जिनको ये बताया गया शुरुआती उसमें कि ये लोग जो डेड हैं। हादसे की खबर मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 37 लोगों को इस जलती हुई इमारत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भीषण अग्निकांड में अब तक 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मारे गए लोगों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो साकेत और मालवीय नगर के मैक्स अस्पतालों में इलाज कराने यानी मेडिकल टूरिज्म के तहत दिल्ली आए थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर से लटक रहे थे कूदने के लिए कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तो और ऐसे कोई एक ही रास्ता था, इसका होटल का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एग्जिट नहीं था। एक ही रास्ता था जहाँ पे आग लगी हुई थी, एक ही रास्ता था। तो सब जो भी थे फॉरेनर थे, इसमें जो भी थे वो इलाज कराने आए थे अपना, और इंडियन कोई भी नहीं था, फॉरेनर थे। तो जो भी यहाँ पे मौजूद थे, जो गांव के लोकल थे, उन्होंने इनकी मदद करी। सामने ही गद्दे वाला है, उसके सारे गद्दे उठा के गली में रख दी थी जहाँ से वो कूद रहे थे। तो जो 1st फ्लोर वाले थे वो आराम से कूद गए थे, उनको भी पकड़ लिया था। इमीडिएटली उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके गए थे। हॉस्पिटल पास है, इसलिए एम्बुलेंस बहुत जल्दी आ गई थी उनकी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नेता कह रहे हैं कि दोषी छोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन जिंदगियों की मौत के बाद भी दिल्ली के ये अवैध और असुरक्षित होटल बंद होंगे, या फिर अगले किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। हम हादसों से सबक क्यों नहीं लेते हैं? हर बार हादसों का इंतजार क्यों करते हैं? क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं होती रहती हैं। पहली कोई घटना नहीं है और संभवतः आखिरी भी नहीं होगी, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता सिस्टम। होटल में अग्निकांड को जरा समझिए। यह हादसा कैसे हुआ, इसे समझना जरूरी है। तो दिल्ली के होटल फ्लोरेंस स्टे में यह हादसा होता है। वक्त सुबह के करीब 8:50 का था जब फ्लोरेस्ट स्टे में ये आग लगी। होटल के बेसमेंट में स्थित रेस्टोरेंट में सबसे पहले ये आग लगती है। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इसी आग में जलकर 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 37 लोगों को सुरक्षित बचाया भी गया। मृतकों में 6 विदेशी नागरिक शामिल बताए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल इसलिए कि इस मौत में जिन लोगों की भूमिका है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्डिंग को होटल का लाइसेंस नहीं मिला हुआ था, यह बड़ी बात सामने आई। बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस इसे दिया गया था।
इमारत में सिर्फ 6 कमरे चलाने की पैसों के लालच में नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। 6 की जगह बिल्डिंग में 25 कमरे कैसे बना दिए गए। सुरक्षा मानकों की बात करें तो पूरी तरह से इसे यहां दरकिनार किया गया। होटल के बेसमेंट में कमरे बनाकर रखे गए थे। बेसमेंट में वेंटिलेशन का कोई नामो निशान नहीं था। बेसमेंट में रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस भी नहीं लिया गया था। होटल बिना वैध फायर एनओसी के ही यहां पर चल रहा था। दिल्ली में होटल नियमों की अनदेखी बार बार कर रहे हैं। सुरक्षा मानकों का पालन यहां इन होटलों में होता हुआ नजर नहीं आता। फायर सेफ्टी नियमों की बात करें तो उसका भी पालन यहां पर दिखाई नहीं देता है। अगर नियमों का पालन होता तो यह हादसा टाला जा सकता था। दिल्ली कई बार हादसों की गवाह रही है। 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा कांड आप सभी को याद होगा। 2019 का अर्पित पैलेस होटल हादसा, लेकिन तब भी सबक नहीं। 2026 में मालवीय नगर का ये अग्निकांड। और दिल्ली में हादसे बदलते हैं, तारीखें बदल जाती हैं। नहीं बदलती तो कंक्रीट के जंगलों में छिपी हुई ये लापरवाही नहीं बदलती। बात करेंगे बिहार में खाकी को शर्मसार करने वाली 2 तस्वीरों की। पहली नवादा से, जहां चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस एक युवक पर जानवरों की तरह लात घूंसे बरसाती नजर आई। वहीं दूसरी मोतिहारी से आई, जहां एक दारोगा साहब को वर्दी की हनक में 200 का आम इतना मीठा लगा कि उन्होंने फल दुकानदार और उसके बेटे को सरेआम पीट दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये नवादा जिला है और जगह है शहर का व्यस्त प्रजातंत्र चौक। लेकिन इस प्रजातंत्र चौक पर पुलिस ने लोकतंत्र और इंसानियत दोनों का मजाक बनाकर रख दिया। एक बाइक सवार युवक को ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने घेर रखा है। कसूर चाहे जो भी हो, लेकिन सजा देने का ये हक इन्हें किसने दिया? कोई लात चला रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, तो कोई घूंसे बरसा रहा है। पुलिसकर्मियों की इस दबंगई को देख वहां अफरा तफरी मची है। लेकिन कहते हैं, अब ऐसे में बिहार पुलिस की दबंगई को भी समझना जरूरी है। तो बिहार पुलिस की ये दबंगई समझिए। पुलिस पीपल्स फ्रेंडली होने का दावा करती है। पुलिस की तरफ से पब्लिक फ्रेंडली होने का दावा बार बार होता है, लेकिन वर्दी का रौब सामने आ ही जाता है। जनता पुलिस के सामने लाचार नजर आती है। पुलिस पब्लिक को ही टारगेट क्यों करती है, यह बड़ा सवाल भी है। पुलिस अपराधियों के सामने लाचार नजर आती है। आम जनता पर अपनी पूरी दबंगई पुलिस की तरफ से दिखाया जाता है। चंद पैसों के लालच में अपना ईमान तक बेच देती है। माफियाओं के साथ मिली भगत अक्सर सामने आ जाती है। आम जनता के साथ बर्ताव इनका क्रूर हो जाता है। ये पुलिस की अगर कार्यशैली पर सवाल उठे तो कई ऐसे उदाहरण हैं। छापेमारी करने गई पुलिस बार बार पिट जाती है, लेकिन जनता को पीटने से ये पुलिस बाज नहीं आती। जब रक्षक की ही भक्षक बन जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन है? ये सवाल भी बड़ा है।